हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस करेंगे लोन प्राइसिंग को। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोन प्राइसिंग होता क्या है। नाम से समझ में आ रहा है लोन की प्राइस लगाना है, उसकी प्राइसिंग करना। और प्राइस क्या चीज़ होती है किसी भी चीज़ की? प्राइस वो चीज़ होती है जो हम पे करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पाने के लिए, जो हमें पे करना, दैट इज़ प्राइस। तो लोन को पाने के लिए जो हमें पे करना पड़ता है दैट इज़ लोन प्राइस। और लोन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बेसिकली लोन प्राइस क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर अ ग्रांटिंग लोन। तो लोन को ग्रांट करने के लिए आपको उस लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, वो जो डिटरमाइन करना होता है दैट इज़ कॉल्ड लोन प्राइसिंग। मतलब ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना ही लोन प्राइसिंग कहलाता है कि लोन की प्राइस कितनी फिक्स की जाए। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना है तो आपको पता है क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे लगाई जाती है? तो आप कहते हैं कि भाई जितना खर्चा आया होगा कॉस्ट प्लस कंपनी जितना प्रॉफिट कमाना चाहती है वो ऐड कर देती है और उसी के बेसिस पर उसकी प्राइस फिक्स कर देती है। वही आप सेलिंग प्राइस होती है, वही आप उसी प्राइस पे आप खरीदते हैं। तो सिमिलरली लोन के केस में क्या हो गया कि लोन के लिए आपसे जो आपके लेंडर है, आपकी बैंक वगैरह है, वो क्या चार्ज करेंगी, तो वो जो डिटरमाइन करते हैं उसी को कहते हैं लोन प्राइसिंग। अब कितना लोन पे इंटरेस्ट लिया जाए ये कौन डिसाइड करता है? आपका लेंडर। तो कितना चार्ज किया जाए ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट कि उन फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपके इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, वेरी करते हैं। एक तो होता है कि भाई इतना तक, इतना तक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट किसी को थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा किस बेसिस पे पड़ता है? कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे पड़ता है। अब ये बात जैसे अगर आपने कभी लोन लिया हो या लोन के लिए अप्लाई किया हो या देखा हो तो जनरली आप जब लोन लेने जाते तो आपसे पूछा था कि सिबिल स्कोर कैसा है। तो सिबिल स्कोर कैसा होता है ये आपको बताता है कि आपका जो आप अभी तक लोन लेके आए उसका पेमेंट कैसे करते हैं। अगर आप का ऑलरेडी लोन है तो वो कैसा है, कोई लोन नहीं है तो कैसा है। तो सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है। सिबिल स्कोर के बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाता है कि आप कैसे पर्सन हैं, है ना। आप लोन लिए हैं तो अच्छा है, लोन लिए हैं, लोन पेमेंट करते हैं रेगुलर नेचर का तो सही है, क्योंकि आपके बारे में आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री है तो उससे आपका आइडिया लगाया जा सकता है। तो आपको सिबिल स्कोर के बेसिस पे ही आपके इंटरेस्ट रेट को वेरी कर दिया जाता है कि अच्छा सिबिल स्कोर होगा तो आपको इंटरेस्ट इतना पड़ जाएगा, थोड़ा ख़राब सिबिल स्कोर होगा तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो बेसिकली कई फैक्टर्स पे ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो क्या है? आपके क्लाइंट की क्रेडिट हिस्ट्री कैसा उसका है, वो लगातार अपने लोन्स को रिपे करता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई वगैरह ये सब पे करता है या नहीं। उसकी एनुअल इनकम क्या है, जो बोरोवर है, जो लोन लेने आया है, जो क्लाइंट जो कस्टमर है उसकी एनुअल इनकम कितनी है, वो कितने अमाउंट का लोन लेने जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहा है, और क्या उस लोन के अलावा ऑलरेडी कोई लोन उसका करंट में चल रहा है। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा वेरी करता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। जैसे हम क्रिसिल स्कोर कहते हैं, आप सर्च करिएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रिसिल स्कोर के बेसिस पे सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपका ये क्रेडिट रेटिंग होती है। तो ये तो हमारी लोन प्राइसिंग की बात हो गई, राइट, कि लोन प्राइस कैसे हमारा डिसाइड होता है। तो अगर देखा जाए तो आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट लेती है। अब ये इंटरेस्ट रेट किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा है वो ही क्या कहला रही है? लोन प्राइसिंग कहला रही है। तो इसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के लिए जब बात करें तो क्या कहा जाता है कि द प्राइस इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लोन टू द बैंक। बैंक के लिए जो ट्रू कॉस्ट है, मतलब आप नॉर्मली, मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती तो कैसे डिसाइड होती है? उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही तो प्रोडक्ट की प्राइस होती है। तो इसी तरीके से अगर लोन की प्राइसिंग मतलब लोन का इंटरेस्ट डिसाइड करना है तो उसकी कॉस्ट हम देखेंगे कि उस जो आपको पैसा दिया जा रहा है, जो बोरोवर को पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे की कॉस्टिंग क्या है, उसका कॉस्ट देखेंगे, प्लस बैंक क्या ऐड करेगी? प्रॉफिट या रिस्क प्रीमियम फॉर द बैंक सर्विसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। तो बैंक आपके लिए रिस्क भी लेती है तो उस रिस्क को भी कंसिडर करेंगे। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही कि कितने की कॉस्ट है, जो फंड आपको दिया जा रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या है, कितना प्रॉफिट है, क्या रिस्क आपके साथ हम ले रहे हैं, आपको लोन देने का मतलब रिस्क है कितना है, ज़्यादा कम है। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए ही लोन प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो लोन प्राइसिंग या इंटरेस्ट रेट चार्ज कैसे होता है? तो वो होता है कैसे? आपका इंटरनल बेंचमार्क रेट प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रेट आता है वो क्या कहलाता है? आपका इंटरेस्ट रेट कहलाता है। क्लियर है? अब इंटरनल बेंचमार्क रेट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क प्रीमियम की। तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या हो गया? देखिए, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम का मतलब कि क्रेडिट कितना रिस्की है ना। अब
अगर मान लीजिए कि आप एक लेंडर हैं, आप अपना पैसा उठा के मुझे दे रहे हैं, मैं लोन ले रही हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास रिस्क किस बात का है? आपके वो रिस्क इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपका पेमेंट वापस ना करूँ, मैं आपको लोन रिपे ना करूँ, आपने जो मुझसे इंटरेस्ट मांगा है मैं वो पे ना करूँ, मतलब मेरे डिफ़ॉल्ट होने का जो चांस है कि मैं आपको पेमेंट ना करूँ, यही आपके लिए रिस्क है। तो आप क्या करेंगे? जिस कस्टमर से रिस्क ज़्यादा है, जिसका डाउट कंडीशन ज़्यादा होगा, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। जिसका रिस्क कम होगा, जिसका मुझे पता है कि तो प्रीमियम हमारा कस्टमर है, ये बहुत जल्दी, इसके पास एनुअल इनकम बहुत अच्छी है, इसका बिज़नेस बहुत अच्छा, नेटवर्थ बहुत अच्छी है और इसका एनुअल इनकम मतलब रेगुलर इनकम जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, ये तो ईएमआई आराम से पे कर सकता है, तो मतलब रिस्क कम है ना, डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस कम है। तो उस केस में क्या होगा? आपका रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगा। तो जब रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे। तो बेसिकली मैंने क्या कहा आपका कि इंटरनल बेंचमार्क रेट प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करके ही आपका क्या आता है? इंटरेस्ट रेट आता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम की जब बात करते हैं ना, तो कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, है ना, क्रिसिल वगैरह, आईसीआरए वगैरह, ये सब क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को और चीज़ों को रेट करती हैं, है ना, क्रेडिट रेट देती हैं। तो अगर सिक्योर्ड है तो रिस्क कम है, अगर उनका रेटिंग अच्छा नहीं मिला हुआ है तो रिस्की ज़्यादा है वो सिक्योरिटीज़। तो आप किन सिक्योरिटीज़ को रख के लोन ले रहे हैं, किसके अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं, है ना। जब आप लोन लेते हैं तो कुछ चीज़ें मॉर्गेज रखी जाती हैं, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये रिस्क डिसाइड होता है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना लोन प्राइस डिसाइड करते हैं। तो दो चीज़ क्लियर हो गई, एक तो हमारा बेंचमार्क रेट, दूसरा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करते हैं, जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट, मतलब लोन प्राइसिंग आपका कहलाएगा, राइट। अब इंटरनल बेंचमार्क रेट क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, इंटरनल बेंचमार्क रेट मतलब ये इंटरनली डिसाइड कर लिया कि इतना ये स्टैंडर्ड रेट है, ये रेट रहेगा प्लस आपका जैसा क्रेडिट रिस्क रहेगा वो दोनों को ऐड करके हम आपका इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरनल बेंचमार्क रेट में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती है? कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को ही ऐड करके आपका इंटरनल बेंचमार्क रेट डिसाइड होता है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड का क्या मतलब हुआ, पहले ये समझिएगा। बैंकों में जब लोन दिया जाता है ना, तो ये जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है ये उनकी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। एसेट्स क्यों कहलाती है? आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ आइडिया होगी। एसेट्स मतलब क्या? जैसे आपको रेवेन्यू हो, एक बार के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको उससे पैसे आएंगे, वो सब एसेट्स में चला जाता है। तो लोन से बैंकों को क्या मिलती है? रेवेन्यू मिलती है। इंटरेस्ट आप देते हैं ना, बोरोवर क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बैंकों ने लोन दिया तो बैंकों के लिए वो एसेट्स हो गई, वो पैसा तो जितना उन्होंने दिया वो तो मिलेगा, साथ ही उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगी, हर साल इंटरेस्ट भी आता रहेगा हर महीने, राइट। तो ये क्या हो जाता है? उनके लिए एसेट्स हो जाते हैं। वहीं जब आप डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, सेविंग में इस तरह पैसे डालते हैं ना, एफडी करके पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, वो बैंकों की लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में पे करना पड़ता है। तो सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, कस्टमर्स को इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उनके पास लायबिलिटी होगी कि जितना उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उतना डिपॉजिट वो वापस कर दे उस कस्टमर को जब भी वो मांगे, प्लस उसको इंटरेस्ट भी पे करें। तो ये उनके लिए लायबिलिटी हो गई, और लोन उन बैंकों के लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया, करेक्ट। तो अब लोन बढ़ता कैसे है? क्योंकि बैंक वो पैसे कहाँ से पाती हैं? जो आपको लोन देती हैं। तो अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्राइमरी डिपॉजिट से ही ये डेरिवेटिव डिपॉजिट बनता है, मतलब प्राइमरी डिपॉजिट से ही ये लोन बढ़ता है। और प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो सेविंग्स वगैरह से जो आपको पैसे मिले, बैंकों के पास कस्टमर गया, अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया, तो बैंकों को ये पैसा मिला ना, वो पैसा उनके पास सिक्योर हो गया, सेव हो गया। इसी पैसे को वो यूटिलाइज़ करती हैं, इस पैसे को लेके किसी नीडी को लोन दे देती हैं। तो पैसा उनका नहीं था, वो किसका था? कस्टमर का पैसा था। एक कस्टमर का पैसा दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे दिया गया। तो अब ये क्या हुआ? यही फंड हुआ, इसी फंड से लोन बांटा गया है। अब इस फंड को, जो कि दूसरे का डिपॉजिट था जो आप बैंकों को मिला था, उस पे बैंकों को क्या देना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो बेसिकली जो ये डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करती हैं वो उनकी कॉस्ट बन जाती है। और आपको अगर उन्होंने लोन दिया है तो ये फ़ंड वहीं से तो आया है, लोन से ही, उसी डिपॉजिट से आया है, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ फंड कहलाएगा। तो अगर आप क्रक्स में देखिए तो बैंक जिस पैसे से आपको लोन बांट रही है ना, वो पैसा कहाँ से आता है? या तो डिपॉजिट से आएगा, या बैंक खुद किसी बैंक से, आरबीआई से कहीं से लोन लेके बैठी है, उस पैसे से आपको लोन बांट रही है। तो अगर वो लोन ली है तो वो इंटरेस्ट देती होगी,
रेपो रेट वगैरह आ गया। और अगर बैंक ने कस्टमर से डिपॉजिट लेके तब आपको लोन बांटा है तो उस केस में जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जाता है वो उसके लिए कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब उस पैसे को जिससे आपको लोन बांटा जा रहा है उस पैसे के लिए बैंकों को क्या कॉस्टिंग आ रही है, बैंकों को क्या पे करना पड़ता है, तो बैंक पहले उसको कंसिडर करेगी क्योंकि भाई वो फंड इंपॉर्टेंट है और उस फंड के लिए उसको उतना पे करना है, तो कम से कम वो आपसे इतना तो रिकवर करेगी ना। आप बोरोवर हो तो आपसे उतना तो रिकवर करेगी जितना उसको पे करना है उस पैसे के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए और जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का जो खर्चा होता है वो इसमें ऐड कर देता है। और प्लस क्या, प्रॉफिट, कुछ पैसे तो कमाएगी, आपसे लिया उनको दिया, तो ऐसे ही सिर्फ लेना देना तो हो नहीं रहा, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी बैंक, तो वो प्रॉफिट इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो उनका एक बेंचमार्क रेट डिसाइड हो जाता है, ठीक है, इंटरनल बेंचमार्क रेट। और प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करके हमारी लोन प्राइस डिसाइड हो जाती है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉस्ट ऑफ फंड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट क्रिएशन में दो ही तरीके के डिपॉजिट होते हैं, तो प्राइमरी और डेरिवेटिव। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो सेविंग्स वगैरह में पैसे आते हैं, और डेरिवेटिव मतलब जब वही पैसे लोन के फॉर्म में दिए जाते हैं, दूसरे बैंक को जाते हैं और उससे लोन बढ़ता है। तो ये इनसे क्रेडिट क्रिएट होता है, जितना सेविंग्स आएगा उतना ही क्रेडिट क्रिएट होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें कॉस्ट ऑफ फंड में होती हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एक एक मैटर को यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो गया। तो कॉस्ट दैट बैंक इनकर्स टू रेज रिसोर्सेज टू फंड इट्स एसेट्स, मतलब बैंक जिस पैसे से आपको लोन दे रही है, जो लोन दे का अमाउंट है उसको कहाँ से अरेंज करती है, जिन रिसोर्सेज से वो अरेंज कर रही है उसको जो पे करती है दैट इज़ वो कॉस्ट ऑफ फंड। तो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट दे रही है या बैंक ने अगर लोन ले रखा उस पर जो वो इंटरेस्ट पे करती है उसके बाद आपको लोन दे रही है, तो वो ही उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड कहलाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जो डेली ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट के नाम पे सैलरी स्टाफ को जो दी जा रही है, सॉफ्टवेयर के लिए जैसे बैंक्स वगैरह फिनाका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं, उस सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस वगैरह का जो खर्चा जाता है वो सब कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, टारगेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बैंक कितना चाहती है कि उसके एसेट्स पे कितना रिटर्न उसको मिल जाए, तो वो जो है वो चीज़ इन तीनों को ही ऐड करते हैं, राइट। और क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या हो गया कि बोरोवर जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है उसका जो रेट, मतलब जो क्रेडिट ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है कि उसने लोन लिया है उससे वो जो डिफ़ॉल्ट करने की चांसेस है वो क्या कहलाती है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। तो ये वो टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे आपका लोन प्राइसिंग डिसाइड होता है, वो रेट डिसाइड होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और बता दूँ, ये जब मैंने आपसे कहा कि यहाँ लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपसे ये बात कही इंटरनल बेंचमार्क रेट, यहाँ पे हमने आपसे बात कही, तो देखिए ये बेंचमार्क रेट एक्चुअली आया कैसे, आप जब अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा, कहीं पे बेस रेट लिखा होता है, कहीं प्राइम लेंडिंग रेट लिखा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई ये रेट डिसाइड करती थी, ठीक है, कि ये बेंचमार्क रेट कैसे डिसाइड होता था, आरबीआई के थ्रू डिसाइड होता था, क्योंकि इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड होती थी। अब उसको पहले बोलते थे बीपीएलआर बोलते थे, मतलब बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। 2003 में तब ये जो है आरबीआई ने इशू किया था, उसको बोला था बीपीएलआर, ठीक है। उस वक्त क्या कहते हैं, जो बहुत क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स होते थे उनको ये बीपीएलआर के बेसिस पे लोन दिया जाता था। फिर 2010 में जब इसमें ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं रही तो आरबीआई ने उसका नाम बदल दिया और चेंज करके एक नया रेट लाया, दैट इज़ बेस रेट। तो बीपीएलआर हट गया और बेस रेट शुरू हो गया। तो जब लोन मिलता था तो बेस रेट प्लस रेट मिलता था, बेस रेट प्लस 2%, बेस रेट प्लस 3% या 5% जो भी होता था, तो यहाँ पे बेस रेट यूज़ किया जाने लगा। तो बेस रेट क्या हो गया, वो मिनिमम रेट जिस पे आपको लोन मिलेगा। बैंक इतना इंटरेस्ट रेट तो आपसे चार्ज करेंगी, वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट इज़ बेस रेट, है ना। अगर आप हाउसिंग में लोन लेते तो आज भी पीएलआर चल रहा है, प्राइम लेंडिंग रेट चल रहा है आज भी हाउसिंग वगैरह का, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में, लेकिन बेसिकली 2010 से वो बेस रेट शुरू हो गया। बाद में 2016 से और आज भी अगर आप लोन लेने जाएंगे, 2016 के बाद अगर आप लोन लेने जाएंगे और आप फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना चाहेंगे तो आपको MCLR मिलेगा, है ना बेस रेट ना बीपीएलआर, क्या मिलेगा, MCLR। MCLR क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। ये वही सारे रेट हैं जो इंटरनल बेंचमार्क रेट कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे रेट इसी सब बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। क्लियर है? तो MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट होता है। और ये क्या होता है, ये 2016 से आया। तो आज भी अगर किसी ने लोन 2010 से 2016 के बीच में लिया था और अभी भी कंटिन्यू है तो वो बेस रेट पे चल रहा है। पर 2016 के बाद जिन्होंने हाउसिंग लोन या कोई भी लोन लिया तो वो किस पे होता है, MCLR प्लस होता है, वहाँ पे MCLR का रेट चलने लगता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। तो प्लीज़ आपको ये आइडिया रहे कि PLR क्या हो गया, बेस रेट क्या हो गया, MCLR क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, वो टर्म्स हो गए जो इंटरनल बेंचमार्क रेट होता है ना, इन सब के टर्म्स वो
यूज़ करती है आरबीआई। तो 2016 से MCLR चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। और ये MCLR मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, ठीक है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट कि इतना तो चार्ज करना ही करना है इंटरेस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये MCLR आपका हो जाता है। फिर हमने आपसे ये सारी बातें कर ली, अब हम आपसे टाइप्स या जो आपके मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड लोन बाय ट्रेडिशनल बैंक्स। तो जब जो ट्रेडिशनली बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो कैसे हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पे देखते हैं। तो एक तो आता है आपका फिक्स रेट के बेसिस पे। तो वहाँ पे क्या होगा, आप जब भी लोन लेंगे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया है कि 12%। तो 12% आप अगर 15 साल के लिए लोन ले लीजिए, 20 साल के लिए लोन ले लीजिए, 10 साल के लिए लोन लीजिए, 5 साल के लिए लोन लीजिए, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स जाएगा। 12% है तो 12% मैच्योरिटी तक रहेगा, वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। सेकेंड है वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट। तो मैक्सिमम टाइम लोग फ्लोटिंग रेट भी चूज़ करते हैं। तो जब मैंने फ्लोटिंग रेट की बात कही तो वहाँ पर आपका ये MCLR वगैरह आ गया, जो बेस रेट वगैरह हो गया। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। तो एक तो हम मिनिमम रेट रख लेते हैं और बाकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम रेट डिसाइड कर लेते हैं। तो इस हिसाब से वो रेट क्या होता है, वेरी करेगा। बेस रेट प्लस 2% 5% कर दिया तो अब वही MCLR प्लस रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर MCLR में कोई चेंज आएगा तो वो अपने आप टोटल रेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा MCLR प्लस 3%। तो अब क्या हो गया, MCLR अगर आज 5% है तो 5 + 3 8%। तो अभी अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया तो आज आपका 8% लगा। वहीं मैंने एक साल के बाद MCLR का रेट चेंज हो गया और जो MCLR 5% था अब वो हो गया 6%। तो आपका क्या था कि MCLR प्लस 3%, इसका मतलब अब क्या हो गया 6 + 3% मतलब 9%। पहले आपका 8% था, अब 9% हो गया। तो फ्लोटिंग रेट में आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे और MCLR के बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। क्लियर है? तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट आपका जो आता है वो है प्राइम रेट। देखिए प्राइम रेट कहने का होता है तो ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो यूजुअली बहुत लोअर रेट ऑफ़र करती है। मतलब अगर हम सबसे 10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो जो हमारे बहुत ऑनर्ड क्लाइंट है, बहुत स्पेशल क्लाइंट्स हैं, बहुत क्रेडिट वर्दी क्लाइंट्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनसे हम बोलेंगे कि लोगों से हम 10% ले रहे हैं, आपसे हम 7% ले रहे हैं, हम सिर्फ 6% ले रहे हैं। मतलब लो इंटरेस्ट रेट हम उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे लोन लें। क्यों? क्योंकि अच्छे क्लाइंट है तो रिस्क कम है, और रिस्क कम है और लोन लेंगे तो फिर हमारा रेवेन्यू उनसे रेगुलर आने की चांसेस है। हमें किसी ऐसे इंसान को लोन दें जिसके रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उससे हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि NPA हो जाएगा। लेकिन हम एक ऐसे पर्सन को लोन दें जो बहुत क्रेडिट वर्दी है और हमको पता है कि वो रिपे करेगा, उसको लोन देना हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ फॉर जनरल कस्टमर्स। तो एक नॉर्मल रेट जो कि नॉर्मल सभी कस्टमर से हम चार्ज करते हैं, तो ये जनरली प्राइम रेट से तो हाइयर ही होगा, है ना, जनरल कस्टमर से जो हम चार्ज करेंगे। इसके बाद आता है कॉस्ट बेनिफिट लोन प्राइसिंग, मतलब कॉस्ट प्लस बेनिफिट, है ना, ये इसके बेसिस पे लोन प्राइस डिसाइड होता है। तो ये कैसा मेथड है लोन प्राइसिंग का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉस्ट है लोन के रिगार्डिंग वो हम ऐड कर लेते हैं और उस कॉस्ट के बदले जो भी हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उस लोन से आने वाली है उन दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो बेसिकली जो कॉस्ट प्लस लोन प्राइसिंग होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, तो वो क्या करते हैं, सारे इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट या नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट हैं उन सारे कॉस्ट को ऐड कर लिया जाता है और अपना रिस्क और प्रॉफिट का मार्जिन ले लिया जाता है। इन सब को ऐड करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया जाए जो नॉर्मल हमने फॉर्मूले में पढ़ा है। तो वही आपका कॉस्ट प्लस या कॉस्ट बेनिफिट लोन प्राइसिंग होता है। तो ये मेन मेथड हो गए जिसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं बैंक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much.